अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे शायद कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए हैं। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वो बहुत अच्छे से हो रही है। जैसे जैसे सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज थे उसे रिजॉल्व किया गया है, वैसे वैसे एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो कनेक्टिविटी हो। अब नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी कंसर्न को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक अचीवमेंट भी है। साथ ही साथ एक देश और इंपॉर्टेंट है जहां पे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की बात आती है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज हम समझेंगे एक आर्टिकल जिसमें लिखा गया है कि कैसे एक ट्रायोका जो कि आपका डेवलप्ड है इंडिया, जापान और बांग्लादेश में, किस तरीके से ये जो ट्रायोका है वो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ये समझ लो कि ये जो ट्रायोका ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये ऑथर है इन्होंने ट्रायोका मेंशन कर दिया, पर ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। पर ये जो इन ग्रुप ये जो तीन देश मैंने आपको बताया, इंडिया, जापान और बांग्लादेश, किस तरीके से इनका जो ट्रायोका है वो किस तरीके से डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आज हम इसको पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। ये आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स के भी कुछ पॉइंट हैं, तो मैं प्रीलिम्स के लिए भी बताऊंगा और जो मेंस के लिए जो एनालिसिस है वो तो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो जब से इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद से ही जो वेरियस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे वहां पे इंसर्जेंसी का इशू था, सिक्योरिटी का इशूज था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये जो इंसर्जेंसी थी उसको काउंटर करने में जो भारत सरकार है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गई। बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने पीस डील साइन कर लिया या ट्रूस कर लिया। तो जो सिक्योरिटीज कंसर्न है वो समय के साथ काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। इसी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो एक ड्रास्टिक चेंज देख रहा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत से लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं गए तो उनको लगता है कि शायद वहां पे उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे। वहां पे हाँ खूबसूरती है, सुंदरता है, पर साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट जब अगर आप कभी अब जाएंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से जाइए वहां पे। आप फिर जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है बीते कुछ सालों में वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हुआ। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थी ना वहां पे काफी हद तक उसे रिजॉल्व कर दिया गया है। तो इस वजह से एक ड्रास्टिक चेंज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो महसूस कर रहा है या वो एक्सपीरियंस कर रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपका इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इंपॉर्टेंट रोल किया है। साथ ही साथ जापान का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जापान का एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन में और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी। अगर हम जापान की बात करें तो जापान ने बहुत जगहों पे डेवलपमेंट किया है। इंडिया की बात करें तो हम बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी जापान से आती है। तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे, शुरू से रिलेशंस रहे। और साथ ही साथ जापान जो है नॉर्थ ईस्ट में या बांग्लादेश में इस वजह से भी डेवलपमेंट कर रहा है क्योंकि जापान ये समझता है कि जापान और भारत का जो एक कॉमन एनिमी है वो है चाइना। इस वजह से एक स्ट्रॉन्गर भारत जापान के लिए बेनिफिट रहेगा। उसी तरीके से इंडिया के लिए भी एक स्ट्रॉन्गर जापान काउंटरिंग चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जापान के अपने इश्यूज हैं, अपने कंसर्न्स हैं, इस वजह से वो जो है अपने डेवलपमेंट जो है वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में और स्पेशली आपका बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी रीजन है वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जापान वहाँ पे प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बांग्लादेश में भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहाँ पे जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी करता है। तो इसी वजह से ये जो ट्रायोका फॉर्म हुआ है ये एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रीलिम्स के लिए। अभी रिसेंटली अप्रैल में ही आपका 3rd इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ था। अब ये आ जाएगा किसके द्वारा होस्ट किया गया था, ये होस्ट किया गया था आपका एशियन कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, एस्कॉन। और कहां पे हुआ था ये हुआ था आपका अगरतला, त्रिपुरा में। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने एस्ट्रिक भी कर दिया, स्टार भी लगा दिया है।
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है, होस्ट की बात करें तो आपका एशियन कॉन्फ्रेंस एस्कॉन, और ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका अगरतला। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था, तो एडिशन था आपका 3rd। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो आपका इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जापान का जो ध्यान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आपकी शेयर हो सके जापान के साथ। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव जो था इस 3rd इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग का, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे जापान का जो ध्यान है वो हम और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ला सकते हैं। इट शोड दैट द करंट decade may produce path breaking changes in the northeast, bringing the ट्रायोका ऑफ बांग्लादेश, इंडिया एंड जापान क्लोजर। जैसे जैसे ये जो 3 देश हैं, जापान, इंडिया और बांग्लादेश, जैसे जैसे क्लोज आएंगे, इस डेकेड, ये जो डेकेड चल रहा है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब देखो, अगर हम जापान की बात करें, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर हम जापान की बात करें तो जापान से हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, ठीक है। जापान हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है, जापान बहुत जगह इन्वेस्टमेंट भी करता है इंडिया की, हम बुलेट ट्रेन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। पर वहीं अगर हम ट्रेड की बात करें ना, अगर हम ट्रेड की बात करें तो इंडिया जापान का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेड विद इंडिया और चाइना, तो इसमें इन दोनों ट्रेड में, यानी कि इंडिया जापान और इंडिया चाइना के ट्रेड में ड्रास्टिक डिफरेंस है, ठीक है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जो ट्रेड है इंडिया जापान का वो क्यों इतना हाई है, क्यों इंडिया चाइना का इतना ट्रेड हाई है और क्यों इंडिया जापान का ट्रेड जो है वो इतना लो। अब देखो, आप अगर जापानीज प्रोडक्ट्स देखोगे, कोई भी जापानीज कंपनी देखोगे, तो उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, चाहे वो फोन्स हो जाएं, फोन्स पे तो उतना नहीं है, चाहे स्मार्ट टीवीज हो जाएं, चाहे एसीज हो जाए, चाहे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो जापानीज टेक्नोलॉजी रहती है वो काफी ज्यादा नीश होती है, इस वजह से महंगी रहती है, थोड़ी सी महंगी रहती है एज कंपेयर टू चाइनीज टेक्नोलॉजीज। तो इस वजह से अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कॉस्ट सेंसिटिव है, ठीक है, कॉस्ट सेंसिटिव है, लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो इस वजह से जो जापान का प्रोडक्ट्स रहता है ना, लोग उतना ज्यादा नहीं परचेस करते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी रहती है बहुत ज्यादा हाई रहती है, और कोई भी हाई क्वालिटी चीज आपको हाई प्राइस में मिलेगी। वहीं अगर हम चाइनीज की बात करें, चाइना के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इतने ज्यादा चीप होते हैं, इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं कि इसी वजह से जो लोग हैं वो जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, अगर हम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें और जापान के प्रोडक्ट्स की बात करें। तो इस वजह से जो रीजन है कि इंडिया जापान का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम है, पर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। जैसे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वैसे हमारे ट्रेड रिलेशंस नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वैल्यू फॉर मनी है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट आपका वैल्यू फॉर मनी है, तो जापानीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं, वो थोड़े से कॉस्टलियर साइड होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोग जापानीज प्रोजेक्ट परचेज नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो रीजन है वो यही है कि इंडिया जापान का जो ट्रेड है वो इतना ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर कंपेयर टू इंडिया चाइना। तो अगर ये आपसे कोई पूछेगा तो ये इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये मैं सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो अच्छी चीज है, आप आंसर्स लिख सकते हो, और किस तरीके से सारी चीजें डील की जा सकती हैं, किस तरीके से हम इंडिया जो है वो अपने ट्रेड के जो नंबर है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज सरकार पर डिपेंड नहीं हो सकती, ठीक है। हमें भी जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम जापान के प्रोडक्ट्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया जापान का ट्रेड हाई चला जाएगा। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट है उसको हम कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया चाइना का ट्रेड जो कम हो जाएगा। पर इशू ये है कि जो जापानीज प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली साइड होते हैं, तो इस वजह से एकाएक जो है ये ट्रेड के नंबर्स नहीं बढ़ सकते हैं, और जो डिपेंडेंसी है ट्रेड की चाइना पे वो टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी पॉजिटिव सप्लाई चेन बनाएंगे, वैसे वैसे जो डिपेंडेंसी है, जो ट्रेड है, वो समय के साथ कम होगा। तो ये एकाएक नहीं होगा। इंडिया चाइना का ट्रेड ऐसा नहीं कि आज एकदम हाई है, आज $100 बिलियन है, कल एकदम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये समय के साथ जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे काम होता चला जाएगा, वैसे वैसे जो ट्रेड है, इंडिया चाइना का जो ट्रेड है, वो ऑब्वियस सी बात है इन टर्म्स ऑफ नंबर वो कम आता चला जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापान ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही साथ बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको भी आपके फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका मटरबारी डीप सी पोर्ट, ठीक है। मैप में ये लोकेशन है आपकी, ठीक है, मैप में आपकी लोकेशन है, यहाँ पे जापान ने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये बोला जा रहा है कि 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अब देखो,
जापान के भी अपने इंटरेस्ट हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, और साथ ही साथ बांग्लादेश के मार्केट की बात करें, तो कुल मिला के 220 मिलियन का वो मार्केट बनता है। तो इस मार्केट को ट्रैप करने के लिए जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि जापान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं तो बस खुशी यारी दोस्ती में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर भारत किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके अपने इंटरेस्ट है। उसी तरीके से जापान अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उसको जो मार्केट है, जो नॉर्थ ईस्ट का इतना बड़ा मार्केट है, उसको वो ट्रैप करना चाहता है। तो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जापान व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ बांग्लादेश में भी कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट, आपको पता, अगर मैप देखो तो बांग्लादेश की कनेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें। तो इस वजह से बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है आपकी जापान के द्वारा। इस पोर्ट को ध्यान रखना, ये आपके प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि मटरबारी डीप सी पोर्ट किस देश को बिलोंग करता है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है एंड यूपीपीएससी जो भी स्टेट पीएससी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। अब देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर बात करें ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जिस तरीके से अगर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगे, और जब जॉब्स क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो लोकल यूथ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो लोकल यूथ है भाई, किसी भी रीजन में अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें तो इंसर्जेंसी को काउंटर करने का सबसे इंपॉर्टेंट वे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि भाई लोकल यूथ, जो लोकल पॉपुलेशन है, वहां पे उनको जॉब्स प्रोवाइड करो। जब उनको जॉब्स मिलेगी तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनी बिता सकते हैं। जब उनके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ को बरगला नहीं पाएंगे, उन्हें ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की लोकल यूथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है अगर रोड्स डेवलप होंगे, पोर्ट्स डेवलप होंगे तो ये अल्टीमेटली आपका रिजल्ट करेंगे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो वहां की यूथ पॉपुलेशन है, जो लोकल पॉपुलेशन है। साथ ही साथ अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन कई सारे इंटरनेशनल देशों के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, चाहे नेपाल की बात कर लें, चाहे भूटान की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे म्यांमार की बात कर लें। तो इस वजह से अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे जैसे डेवलप्ड होगा उसमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। क्योंकि अगर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब कैसे हो सकती है? जब हम अपने प्रोडक्ट्स इजीली दूसरे देशों में एक्सपोर्ट्स करेंगे, जब दूसरे देशों में हम इजीली एक्सपोर्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है चाइना पे डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसकी जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, तो हम नेपाल को इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भूटान को कर सकते हैं, बांग्लादेश को कर सकते हैं, म्यांमार को कर सकते हैं, और इससे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इन सभी देशों में वो ऑब्वियस सी बात है कम होता चला जाएगा। तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इसी तरीके से डेवलपमेंट रहा तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो सकेगी। साथ ही साथ इसमें डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग की बात कर लें, चाहे मैन मेड फाइबर्स की बात कर लें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर लें, इवेंचुअली आपके टू व्हीलर्स की असेंबलिंग भी हो सकती है, और अगर सब कुछ सही रहा तो मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का भी हब जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बन सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने वाले डेकेड्स में, आने वाले समय में जो उसका रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमें मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, तभी हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस को हम दूसरे देशों में कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सस्ते प्रोडक्ट्स बनाएंगे तभी हम उसको चीपर बेच सकेंगे। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे ही नहीं तो हम दूसरे देशों को क्या देंगे? तो इसी वजह से ये जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब ये तो मैंने आपको अच्छी चीजें सारी बता दी, पर ऑब्वियस सी बात है कि हर अच्छी चीजों के साथ चैलेंज भी होता है। तो सिर्फ जापान के देश के इन्वेस्टमेंट से ही जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है अभी डेवलप हो रहा है, पर सिर्फ जापान अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं रीच कर सकता है। इंडियन कंपनीज को भी इन्वेस्टमेंट करने की, इंडियन कंपनीज, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज, जितनी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज हैं यहां पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब इन्वेस्ट करेंगी तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये जो डेवलपमेंट है ये 2x हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका 2x या इवन 10x भी हो सकता है। तो सिर्फ जापान की इन्वेस्टमेंट पे ही नहीं हम डिपेंड कर सकते हैं, हमें अपनी इंडियन कंपनीज जो है ना उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और जितना ज्यादा हम पेपर वर्क को आसान करेंगे, भाई देखो सबसे प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया में जो पेपर वर्क है ना, कोई भी किसी भी रीजन में आपको अगर कोई कंपनी खोलनी है तो इतने ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होते हैं ना कि बहुत से लोग इन सब के कारण कंपनीज खोल ही नहीं पाते। तो इस वजह से जितना ज्यादा ये पेपर वर्क का जो काम है ये आसान करती रहेगी सरकार, उतना ज्यादा चांसेस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करेंगी और अपने हेडक्वार्टर्स तक भी सेट कर सकती हैं व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें, देखो बांग्लादेश ठीक है कनेक्टिविटी के लिए भारत पे काफी ज्यादा डिपेंड है। चाहे अगर उसको म्यांमार से कनेक्टिविटी चाहिए, नेपाल से चाहिए, भूटान से चाहिए, तो वो इंडिया पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इस वजह से काफी ज्यादा रूट्स जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं बांग्लादेश के द्वारा। इस वजह से बांग्लादेश जो है भारत से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, भारत से रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं, आपको पता होगा कि भूटान जो है, अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान भारत को इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है। अब भूटान ने भारत से यह पूछा कि क्या हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बेच सकते हैं, तो भारत ने क्या किया, भारत ने इसको मना कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया। तो इससे यह पता चलता है कि इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ जितने भी छोटे देश हैं हमारे आसपास, अगर हम उनको ये एहसास दिलाएंगे कि हमारे हिसाब से ही सारी चीजें होंगी, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये जो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये दिखाता है कि भारत को इस रीजन में क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाँ कर देते तो भूटान को भी पैसे मिलते, साथ ही साथ बांग्लादेश को भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीपर मिलती। तो ये एक एग्जांपल है कि भारत को क्या नहीं करना है। तो दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि सिर्फ जापान की इन्वेस्टमेंट पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। और वो कैसे होगी, जितना ज्यादा सरकार जो है पेपर वर्क को आसान करेगी, ठीक है, जितना ज्यादा स्मूथ करेगी वो होगा। साथ ही साथ इस रीजन में अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाहिए, तभी जो है इंडिया जो अपना इन्फ्लुएंस इन सभी देशों में कायम कर सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का भी रोड है। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल करके बताया, आप एग्जांपल कोट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में, एंड यू कैन से दैट ये सारी चीजें भारत को नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ डूज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, डोंट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना आप, अगर आपको ये पता नहीं कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है ना, तो आप इवेंचुअली पहुंच जाओगे उस राह पे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मुझे एक्चुअली यही करना है। तो आपको क्या नहीं, आप अगर लाइफ में कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है, तो आप ये समझो कि आप ये लिखने बैठो कि आप क्या नहीं करना चाहते हो। जैसे जैसे आप अपने ऑप्शंस कट डाउन करते चले जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मुझे यही करना है, तो वो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज है, डोंट्स से ज्यादा फोकस करके, डूज पे ज्यादा फोकस करके डोंट्स पे ज्यादा फोकस किया करिए। तो ये था पूरा वीडियो, उम्मीद करी मैंने आपको समझाने की। कैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट की, अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, कैसे इंडिया ने, अपनी भारत सरकार ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरीके से जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको रिजॉल्व किया, फिर साथ ही साथ जापान का कैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो एक अल्टरनेटिव बन सकता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग के टर्म से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी डाउट रहता है तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर दूं। और सेशन कॉन्फ्रेंस पर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको सीरियसली लाइफ में एक बार यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है, आप स्टडी ऐप में एनरोल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट पिन माय कोड, एंड जैसे ही आप मेरा कोड एंटर करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस कॉम्बो कोर्स on a discounted price, and the discounted price is 21,999। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाओगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।